तारीख 19 अगस्त 1998। पटना के तत्कालीन एसपी नीरज सिन्हा अपनी टीम के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। वजह थी एक बयान जो उन्हें दिल्ली के राजौरी गार्डन में रिकॉर्ड करना था। यह मामला जुड़ा था बिहार के एक हाई प्रोफाइल रेप केस से, जिसमें आरजेडी की एक नेता का नाम सामने आ रहा था। यही वजह थी कि पीड़िता का बयान रिकॉर्ड करने के लिए खुद पटना के एसपी को अपनी टीम के साथ दिल्ली आना पड़ा। खैर, एसपी साहब पहुंचे और पीड़िता का बयान दर्ज किया, लेकिन बयान इतनी आसानी से दर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि इस मामले से जुड़ी एफआईआर जून महीने से ही पुलिस की डायरी में धूल फांक रही थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद पीड़िता ने खत लिखकर इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। पहला खत बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को लिखा गया और दूसरा खत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। जिसके बाद यह खबर पहुंची बिहार विधानसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुशील कुमार मोदी तक। 8 अगस्त 1998 को सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लालू राबड़ी सरकार के साथ साथ आरजेडी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि इस मामले से यह पता चलता है कि सम्मानित और प्रभावशाली परिवारों से संबंधित महिलाएं भी आरजेडी कार्यकर्ताओं के खिलाफ असहाय हैं, जो जानते हैं कि वो कुछ भी करके बच सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये मामला जनता तक पहुंचा और 19 अगस्त को एसपी साहब ने पीड़िता का बयान रिकॉर्ड किया। बिहार में जब भी लालू राज के दौरान जंगल राज की बात होती है तो उनके विरोधी इस केस का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि इस रेप केस में पीड़िता थी एक आईएएस अफसर की पत्नी, जिसने ये आरोप लगाया था कि आरजेडी की एक पूर्व विधायक के बेटे ने 2 साल तक उसके साथ बलात्कार किया और रेप करने वाला भी कोई आम लड़का नहीं था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर किताब लिख चुका एक राइटर था, जो खुद को लालू का लेटन स्ट्रेची बताता था, यानी खुद की तुलना फेमस ब्रिटिश बायोग्राफर लेटन स्ट्रेची से करता था। लालू के साथ उसकी नजदीकी का आलम यह था कि उसकी किताब का विमोचन खुद लालू यादव ने किया था। इस लड़के का नाम था मृत्युंजय यादव और जिस महिला नेता की हम बात कर रहे हैं वो थी उसकी मां हेमलता यादव। और जिस केस की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो था बिहार का चर्चित चंपा बिस्वास रेप कांड, जिसकी आंच ना सिर्फ आरजेडी तक पहुंची बल्कि पीड़िता ने लालू यादव तक पर रेप का इल्जाम लगा दिया था। तो इस वीडियो में बात होगी इसी चंपा बिस्वास रेप कांड की और सुनाएंगे कहानी उन 2 सालों की जिस दौरान लालू के विरोधी दावा करते हैं कि चंपा बिस्वास के साथ लगातार बलात्कार किया गया। यह जुर्म इतना संगीन है कि आम जनता सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि बिहार में उस वक्त अगर आईएएस का परिवार तक सुरक्षित नहीं था तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। और आरोप ऐसे कि आज तक लालू यादव इस रेप कांड की वजह से आरजेडी पर लगे लांछन का दाग छुड़ा नहीं पाए। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस रेप कांड के भी 2 पहलू हैं। पहला वो जो चंपा बिस्वास आरोप लगाती हैं और इसी थ्योरी को आरजेडी के विरोधी भी खूब उछालते हैं, और दूसरी कहानी वो है जो इस मामले में पहले दोषी साबित हुए और बाद में पटना हाईकोर्ट से बरी हुए मृत्युंजय यादव और उसका परिवार सुनाता है। जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वाकई रेप था या कुछ और। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य, जिसमें आज कहानी बिहार के चर्चित चंपा बिस्वास रेप कांड की। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में जानना जरूरी है, तो सबसे पहले उन पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहला किरदार हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो इस घटना के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री थे। और 1998 में जब यह केस दर्ज हुआ तब चारा घोटाले के चक्कर में उनकी कुर्सी छिन चुकी थी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। दूसरा किरदार है हेमलता यादव, जो उस वक्त आरजेडी की पूर्व विधायक थी और लालू की काफी खास मानी जाती थी।
पद की बात करें तो 1990 से लेकर 1998 तक वो लालू सरकार में बिहार के सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की चेयरपर्सन थी और काफी दबंग नेता मानी जाती थी। इस कहानी का तीसरा और अहम पात्र है मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू, जो हेमलता का सबसे बड़ा बेटा था। मृत्युंजय यादव ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और लालू जब चारा घोटाले के चलते अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उसने लालू पर एक किताब लिखी जिसका नाम था लालू प्रसाद रैग्स टू रिजीम। यह लालू के महिमा मंडन के तौर पर लिखी गई एक किताब थी। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद लालू ने इसका विमोचन किया था। इस किताब के बाद उसने खुद को लालू के विषय में एक एक्सपर्ट की तरह दिखाना शुरू कर दिया और वो अक्सर लालू के नाम पर लोगों के सामने खुद को प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करता था। इस कहानी में चौथा किरदार है आईएएस ऑफिसर बीबी बिस्वास, पूरा नाम भूपति भूषण बिस्वास, जो बिहार कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे और दलित समुदाय से आते थे। 1995 से 1997 के दौरान वो बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी थे। इस कहानी का पांचवा और सबसे अहम किरदार है उनकी पत्नी चंपा बिस्वास, एक 30 साल की आम गृहिणी जो इस मामले में पीड़िता थी। इनके अलावा इस कहानी में कुछ और किरदार भी हैं, जैसे चंपा बिस्वास की नौकरानी शेफाली, उनके बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले जुगल किशोर गुप्ता और उनकी पत्नी रीता गुप्ता, चंपा के पति बीबी बिस्वास की भतीजी कल्याणी और चंपा की मां पद्मा रानी बिस्वास। इन कैरेक्टर्स को अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी रहे। अब आते हैं असल कहानी पर, जिसकी शुरुआत होती है आईएएस ऑफिसर बीबी बिस्वास की पटना में हुई पोस्टिंग से। अगस्त 1995 में बीबी बिस्वास लेबर डिपार्टमेंट में सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर बनाए गए। वो बेली रोड पर स्थित सरकारी बंगले में रह रहे थे। अब यहां से जो कहानी शुरू होती है वो कोर्ट में चंपा बिस्वास द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है। चंपा अपने पति के साथ जिस सरकारी बंगले में रह रही थी, उसके सर्वेंट क्वार्टर में एक दंपत्ति रहता था जिनका नाम था जुगल किशोर गुप्ता और उसकी पत्नी रीता गुप्ता। चंपा बिस्वास ने गुप्ता दंपत्ति से सर्वेंट क्वार्टर खाली करने को कहा ताकि उनके यहां काम करने वाली शेफाली वहां रह सके, लेकिन राजद नेता हेमलता यादव और उनके बेटे मृत्युंजय यादव जुगल किशोर गुप्ता के बचाव में आए और बिस्वास दंपत्ति पर दबाव बनाया कि वो उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में ही रहने दे। ये एक आईएएस के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर पर कब्जा था। आरजेडी नेता का दबाव था तो चंपा बिस्वास और उनके पति ने गुप्ता दंपत्ति को वहां रहने दिया। फिर आई 7 सितंबर 1995 की वो तारीख जब चंपा बिस्वास के मुताबिक पहली बार उसका जबरन रेप किया गया, जिसके बाद ये सिलसिला अगले 2 सालों तक चलता रहा। क्या हुआ था उस दिन? चंपा बिस्वास कोर्ट में दर्ज अपने बयान में उस दिन की कहानी बयां करती हैं कि उनकी नौकरानी शेफाली और सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली रीता गुप्ता उनके पास आई। दोनों ने चंपा से कहा कि वो चलकर एक बार सर्वेंट क्वार्टर की हालत देखें। दोपहर के 11 से 12 बजे के बीच का समय था। तब चंपा के पति बीबी बिस्वास अपने ऑफिस में थे। चंपा घर पर अकेली थी। बकौल चंपा जैसे ही वो सर्वेंट क्वार्टर में पहुंची तो वहां पहले से ही हेमलता और उनका बेटा मृत्युंजय बैठे हुए थे। हेमलता ने चंपा बिस्वास को पास आकर बैठने को कहा, जिस पर चंपा बिस्वास ने मना कर दिया। इसके बाद हेमलता यादव, शेफाली और रीता कमरे से बाहर निकल जाती हैं और गेट को बाहर से लॉक कर देती हैं, जिसके बाद मृत्युंजय यादव ने पहली बार चंपा बिस्वास का रेप किया। बकौल चंपा वो काफी चीखी चिल्लाई, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया। चंपा बताती हैं कि वो इस दौरान बेहोश हो गई थी, जिसके बाद मृत्युंजय यादव वहां से चला गया और चंपा बिस्वास कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी रहीं। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि कमरे का गेट खुला है और कमरे में कोई भी नहीं है। इसके बाद चंपा अपने क्वार्टर में वापस लौट आई। इसके कुछ ही देर बाद हेमलता यादव भी वहां आ धमकी। हेमलता ने चंपा से कहा कि वो इस घटना के बारे में अपने पति या परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ भी ना कहें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पति और परिवार के लोगों को मार दिया जाएगा। हेमलता ने धमकाया कि मृत्युंजय ने उनकी निर्वस्त्र फोटो खींच ली है और अगर किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो वो फोटो पब्लिक कर दी जाएगी। चंपा ने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बताई। चंपा कोर्ट में दिए अपने बयान में बताती हैं कि उसके बाद ये आए दिन की कहानी हो गई। अगले ही दिन जब बीबी बिस्वास घर पर नहीं थे तो हेमलता, उनका बेटा मृत्युंजय, नौकरानी शेफाली और रीता चंपा बिस्वास के बेडरूम में जबरन घुस आए।
मृत्युंजय के हाथ में एक कैमरा भी था। बेडरूम में मौजूद सभी लोग चंपा बिस्वास पर मृत्युंजय यादव से शादी करने का दबाव बना रहे थे। बकौल चंपा, उनका कहना था कि मृत्युंजय यंग है और उनके पति बीबी बिस्वास उम्रदराज है। ऐसे में चंपा को उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हेमलता यादव ने चंपा बिस्वास को लालच दिया कि उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है, जिसके बाद उनका राजनीतिक कद और मजबूत होगा। इसके बाद चंपा को एक बार फिर मृत्युंजय यादव के साथ कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। मृत्युंजय यादव ने चंपा बिस्वास के साथ लगातार दूसरे दिन भी बलात्कार किया। इस दिन भी मृत्युंजय यादव ने चंपा की आपत्तिजनक फोटोज क्लिक की। इस रेप के बाद चंपा गर्भवती हो गई। बकौल चंपा बिस्वास, मृत्युंजय यादव सिर्फ उन तक ही नहीं रुका, उसने उनकी मां से भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो बताती हैं कि उसी साल दिसंबर 1995 में उनकी मां पद्मा रानी बिस्वास उनके पास पटना आई हुई थी। एक दिन जब चंपा के पति और बच्चे दोनों घर पर नहीं थे, तो मृत्युंजय यादव उनके घर पर आ धमका। मृत्युंजय यादव ने घर में घुसते ही उनकी मां से चंपा के बारे में पूछा। जब सामने से कोई जवाब नहीं मिला, तो मृत्युंजय ने जबरन उनकी मां को गले लगाया और फिर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उनकी मां के विरोध करने पर मृत्युंजय यादव वहां से चला गया। ये देख पद्मा रानी बिस्वास ने चंपा और उनके पति को सलाह दी कि वो आईएएस की नौकरी छोड़कर वापस बंगाल लौट जाएं। इस घटना के बाद चंपा की मां बंगाल वापस लौट गई। फिर मई 1996 में चंपा अपने पति के साथ बंगाल चली गईं, जहां एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते उन्हें कॉर्निवॉल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ ही घंटों बाद बच्ची की मौत हो गई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वो अपने पति के साथ वापस पटना लौट आईं। चंपा बताती हैं कि पटना लौटने के बाद मृत्युंजय उनका दाखिला एक सिलाई सेंटर और राजापुल के संसार प्रशिक्षण केंद्र में करा देता है, ताकि वो घर के बाहर चंपा के साथ शारीरिक संबंध बना सके। चंपा कोर्ट में आगे बताती हैं कि नवंबर 1996 की एक रोज बीबी बिस्वास ऑफिस से जल्दी घर आ गए और उन्होंने मृत्युंजय को चंपा के साथ बैठे देखा। इसके बाद बीबी बिस्वास ने चंपा को हेमलता और मृत्युंजय से दूर रहने को कहा। जब हेमलता और मृत्युंजय को यह बात पता चली, तो उन्होंने बीबी बिस्वास को मारने की धमकी दी, जिससे वो काफी डर गई थी। दूसरी तरफ चंपा को अपने पति की सेहत बिगड़ते दिख रही थी, जिससे उसे शक हुआ कि नौकरानी शेफाली और रीता उनके पति के खाने में कुछ मिला रही है। चंपा अपने बयान में और भी कई खुलासे करती हैं। वो बताती हैं कि मार्च 1997 में मृत्युंजय पश्चिम बंगाल गया। जब वो एक हफ्ते बाद लौटा, तो उसके साथ बीबी बिस्वास की भतीजी कल्याणी भी थी, जिसे वो सुजीत कुमार उर्फ गोपाल की मदद से बंगाल से पटना लाया था। चंपा दावा करती हैं कि मृत्युंजय ने उनकी भतीजी का हावड़ा में रेप किया। चंपा के अनुसार कल्याणी को मृत्युंजय के एक दोस्त के लिए लाया गया था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुताबिक चंपा बिस्वास 21-22 मई 1997 की एक रात का जिक्र करती हैं, जब उनके पति बीबी बिस्वास घर पर ही थे। चंपा बताती हैं कि मृत्युंजय ने उन्हें दरवाजा खोलने के लिए धमकाया और फिर बीबी बिस्वास के कमरे का दरवाजा सोफे की मदद से अटका दिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की। इसी दौरान बीबी बिस्वास की नींद खुली, तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसके बाद मृत्युंजय वहां से भाग गया। बकौल चंपा, मृत्युंजय की धमकी की वजह से उन्होंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। लेकिन यह घिनौनी हरकत सिर्फ चंपा के साथ ही नहीं हो रही थी, कल्याणी और सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली रीता गुप्ता के साथ भी हुई थी। चंपा कोर्ट में दिए अपने बयान में बताती हैं कि कल्याणी और रीता गर्भवती हो गई थी। कल्याणी तो 2 बार गर्भवती हुई और मृत्युंजय के कहने पर दोनों महिलाओं का गर्भपात डॉक्टर मुखर्जी नाम के एक डॉक्टर ने किया। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि चंपा के बच्चों को घर पर पढ़ाने जो टीचर आया करते थे, उन्होंने भी मृत्युंजय के डर से आना बंद कर दिया। इस टीचर का नाम राजेश कुमार सिंह था। राजेश के बाद एक नए टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, जिनका नाम था अवध किशोर सिन्हा। चंपा बताती हैं कि मृत्युंजय ने उस टीचर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। जब भी मृत्युंजय चंपा बिस्वास के साथ होता, तो अवध किशोर सिन्हा बाहर निगरानी रखता था। मार्च 1997 को जब बीबी बिस्वास अचानक दोपहर को ही घर आ गए, तो अवध किशोर ने मृत्युंजय को इशारा किया और वो पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस दौरान बीबी बिस्वास बाहर दरवाजा पीटते रहे, जिससे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। बाद में बच्चों ने अपने पिता को बताया कि शेफाली, मृत्युंजय और कल्याणी ने उन्हें धमकी दी थी कि वो दरवाजा ना खोले और अपने पिता को कुछ भी ना बताएं। ऐसे कई इंसिडेंट्स का जिक्र चंपा बिस्वास कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान करती हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है
कि घर में इतना कुछ हो रहा था तो क्या बीबी बिस्वास को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? और चंपा बिस्वास का जो दावा है कि 2 साल तक उसे डरा धमकाकर मृत्युंजय उसके साथ रेप करता रहा, तो उसने अपने पति को इस बारे में क्यों नहीं बताया, जो खुद एक आईएएस अफसर थे? इस पर कोर्ट प्रोसीडिंग में एक बड़ी दिलचस्प बात दर्ज है। चंपा ने दावा किया कि एक दिन उनके पति ने उनके बच्चों को खिलौना बंदूक के साथ खेलते देखा और वो खेल खेल में मृत्युंजय को मारने की बात कह रहे थे। इसके बाद चंपा बिस्वास ने अपने पति के सामने सारी घटनाओं का खुलासा कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 1997 में बीबी बिस्वास को इन सब के बारे में पता चला। ये जानने के बाद कि बीबी बिस्वास को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, मृत्युंजय अब और आक्रामक हो गया। बीबी बिस्वास को पता चला कि उन्हें और उनके बच्चों को मारने की साजिश रची जा रही है, जिसमें कुछ कर्मचारी, पड़ोसी और अन्य लोग भी शामिल थे। वो काफी डर गए थे। चंपा ने बताया कि इसके बाद उनके पति ने पटना छोड़ने का फैसला किया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में वो अलग अलग जगहों पर रहे। उसके बाद ही उन्होंने जून 1998 में मृत्युंजय और हेमलता यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और कार्रवाई नहीं हुई तो अगस्त 1998 में बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर गुहार लगाई, जिसकी बात हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। चंपा ने कहा था कि वो अनुसूचित जाति से थी, सिर्फ इस वजह से उनके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जा रहा था। इस मामले के उजागर होने के बाद बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने होम मिनिस्ट्री को इस मामले में इंटरवीन करने की अपील की थी। रही बात बिहार की, तो तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद ने पुलिस को आरोपों की जांच करने को कहा और आखिरकार बढ़ते दबाव के चलते मृत्युंजय यादव और उनकी मां हेमलता यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के बाद चंपा के ऊपर दिए गए बयान, जिनका हमने अभी अभी जिक्र किया, वो कोर्ट में दर्ज हुए। खैर, आरोप तय होने के बाद मुकदमे की शुरुआत हुई। इसके बाद गवाहों के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों की भी जांच हुई। लगभग 4 साल की सुनवाई के बाद एडिशनल जज हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने 26 फरवरी 2002 को इस मामले में सजा सुनाई। मृत्युंजय यादव को धारा 376 और 506 के तहत बलात्कार का दोषी ठहराया गया। हेमलता यादव को धारा 120 के साथ साथ धारा 376 और 506 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया। मृत्युंजय को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। उनकी मां हेमलता यादव को 3 साल और 126 दिनों की सजा हुई, लेकिन वो पहले ही इस मामले में इतने वक्त से जेल काट रही थी, तो उन्हें रिहा कर दिया गया। हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बस यहीं से इस पूरे मामले का दूसरा पहलू उजागर होना शुरू हुआ, जहां कोर्ट में चंपा बिस्वास की बताई बातों को सवालों के घेरे में रखा गया। तो एक नजर पटना हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर भी मार लेते हैं। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में लगभग 8 साल तक सुनवाई चली, जिसमें सारे आरोपियों और गवाहों से पूछताछ की गई। कोर्ट ने माना कि आरोपों पर सही ढंग से निर्णय लिया गया है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए उन अपराधों का उल्लेख करना आवश्यक है जिनके तहत आरोपी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है। चूंकि मृत्युंजय यादव और उनकी मां हेमलता यादव पर 376 और 506 के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो सबसे पहले बलात्कार को परिभाषित किया गया। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार में यदि धमकी और जबरदस्ती को हटा दिया जाए तो यह सहमति से यौन संबंध बन जाता है, यानी कि कंसेंशुअल सेक्स। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप को परिभाषित किया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अपवाद को छोड़ दिया जाए तो किसी महिला के साथ 6 में से किसी भी परिस्थिति में अगर यौन संबंध बनाया जाता है तो उसे रेप माना जाएगा। इन 6 परिस्थितियों में एक परिस्थिति ऐसी थी जो चंपा बिस्वास के केस पर सटीक बैठती थी। ये परिस्थिति थी महिला की सहमति के साथ संबंध बनाना, लेकिन जब सहमति इस शर्त पर हो कि उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें उसकी रुचि हो, उसे मृत्यु या चोट पहुंचाई जाएगी, यानी उसके किसी अपने को मारने या उसको चोट पहुंचाने की धमकी दी जाएगी। कोर्ट ने बलात्कार के इसी बिंदु को संज्ञान में लिया कि पीड़िता ने कहा कि उन्होंने हर बार सहमति दी, सिवाय पहली 2 घटनाओं के। पहली और दूसरी घटना में उनकी इच्छा के विरुद्ध और बिना उनकी सहमति के चंपा बिस्वास के साथ संबंध बनाया गया था। ये वो घटना थी जब पहली और दूसरी बार मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव उनके बंगले में आए थे। कोर्ट में कुछ बातें शिकायत करने वाली चंपा बिस्वास के खिलाफ भी सामने आई।
चंपा एक आईएएस अधिकारी की पत्नी है और उनके पति बीबी बिस्वास और उनके बीच उम्र का बड़ा फर्क है। बीबी बिस्वास ने कोर्ट को बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी उम्र 41 साल थी और चंपा की उम्र महज 18 साल। चंपा उनकी दूसरी पत्नी थी। कोर्ट ने यह भी देखा कि कोई भी गवाह, चाहे पुरुष हो या महिला, अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के दावों का समर्थन नहीं कर रहा है, सिवाय चंपा बिस्वास और उनके पति बीबी बिस्वास के। कोर्ट को यह भी पता चला कि चंपा और मृत्युंजय के बीच लगातार यौन संबंध चल रहे थे। हालांकि कोर्ट ने इन बातों को अभियोजन पक्ष के हक में माना, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस मामले पर शक पैदा करती हैं। चूंकि अपने सारे बयानों में चंपा बिस्वास ने यह कहा था कि उनके पति ने कभी भी उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में मृत्युंजय के साथ नहीं देखा था और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद से की थी, तो कोर्ट ने बीबी बिस्वास को घटना का प्रत्यक्षदर्शी मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि बीबी बिस्वास इस मामले में सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही बता रहे हैं, मतलब पूरे केस में पीड़िता चंपा बिस्वास ही अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाह थी जो घटनाओं के बारे में बता पाती हैं। बीबी बिस्वास कोर्ट को बताते हैं कि 20 जुलाई 1997 को उन्होंने अपनी नौकरानी जमुना से चंपा के देर रात लौटने के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि उनकी पत्नी और बेटा मृत्युंजय को स्टेशन पर छोड़ने गए थे। उसी दिन उन्होंने जोगेंद्र गुप्ता से अपनी पत्नी और मृत्युंजय के संबंध के बारे में भी पूछा, तो उन्हें बताया गया कि दोनों के बीच अवैध संबंध हैं। बीबी बिस्वास ने 24 नवंबर 1996 की दोपहर करीब 4:30 बजे की एक घटना का जिक्र किया है, जब उन्होंने पहली बार मृत्युंजय को चंपा के साथ देखा। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी को डांट फटकार भी लगाई थी कि ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर जुलाई 1997 को उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि 21 मई 1997 को उनका बेडरूम क्यों बंद था। तब चंपा ने खुलासा किया कि दरवाजा मृत्युंजय ने बंद किया था और उसने उनके और कल्याणी के साथ रेप किया था। पूछताछ में उस दोपहर की घटना का भी जिक्र है जब टीचर अवध किशोर सिन्हा ने बीबी बिस्वास के बार बार दरवाजा पीटने पर भी नहीं खोला था। इस पर चंपा ने बताया कि टीचर समय पर दरवाजा नहीं खोल रहा था क्योंकि मृत्युंजय उनके और कल्याणी के साथ बलात्कार कर रहा था। कोर्ट में चंपा ने यह भी खुलासा किया कि हेमलता का बॉडीगार्ड भी उनकी नौकरानी शेफाली के साथ बलात्कार कर रहा था। बीबी बिस्वास ने कोर्ट में कहा कि कल्याणी के साथ हावड़ा में भी बलात्कार हुआ था। उन्होंने बताया कि कल्याणी गर्भवती हो गई थी और उनका गर्भपात करवाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रात के वक्त कल्याणी को एक टाटा सुमो गाड़ी में ले जाया जाता था, जहां मृत्युंजय और उनके दोस्त अमित के मणि उसके साथ बलात्कार करते थे। फिर सुबह होने से पहले उसे वापस उसके क्वार्टर में छोड़ दिया जाता था। बीबी बिस्वास ने कोर्ट में एक और हैरान करने वाला एलिगेशन लगाया। ये एलिगेशन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर था। बीबी बिस्वास ने कोर्ट में कहा कि उनकी पत्नी चंपा ने उन्हें बताया था कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी कल्याणी के साथ बलात्कार किया था। हालांकि बीबी बिस्वास और चंपा बिस्वास ने लालू प्रसाद यादव पर ऐसा ही एलिगेशन सेशन कोर्ट में भी लगाया था, लेकिन तब भी कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर लगे आरोपों को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष पर इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि बीबी बिस्वास और चंपा बिस्वास ने यह मामला दर्ज करवाने में इतनी देर क्यों की। असल में कोर्ट में चंपा के दिए बयानों के मुताबिक मृत्युंजय ने आखिरी बार मई 1997 में उनके साथ संबंध बनाए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो यह मुकदमा लगभग 1 साल बाद दर्ज किया गया। बीबी बिस्वास ने कोर्ट में बताया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, इसलिए उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कोर्ट में बाकी गवाहों का दावा था कि इस बीच भी चंपा और मृत्युंजय के बीच सब चल रहा था। कोर्ट में चंपा ने एक मेडिकल स्टोर का जिक्र किया था जहां मृत्युंजय ने उनके साथ रेप किया था। चंपा ने बताया था कि उस मेडिकल स्टोर के पीछे एक कमरा भी था, लेकिन उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने कोर्ट में ऐसी किसी घटना का खंडन किया और यह भी कहा कि उसकी दुकान के पीछे कोई कमरा नहीं था। कोर्ट में मार्च 1997 की उस घटना का भी जिक्र हुआ जब चंपा बिस्वास ने बताया था कि उस रात मृत्युंजय यादव कैसे जबरन उनके क्वार्टर में घुस आए थे और उनके साथ संबंध बनाए। चंपा ने बताया था कि उस वक्त उनके पति और बच्चे बेडरूम में थे। कोर्ट में इस घटना को लेकर भी सवाल उठे कि अगर चंपा अपने पति के साथ कमरे में थी और मृत्युंजय के साथ संबंध बनाने में उनकी अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने अपना दरवाजा क्यों खोला।
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चंपा बिस्वास के बंगले में कुछ तो असामान्य हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी परिवार वालों को पता था। दूसरी तरफ चंपा बिस्वास और उनके पति ने जो भी इल्जाम लगाए थे उन पर किसी भी गवाह ने हामी नहीं भरी थी। रीता गुप्ता और शेफाली ने इस बात से कोर्ट में इनकार कर दिया था। रही बात कल्याणी की, तो कल्याणी कोर्ट में कभी अपीयर ही नहीं हुई। चंपा ने अपनी गवाही में खुद कहा था कि उनके फ्लैट की पहली मंजिल पर एक डीआईजी रहते थे जिनके लिए पुलिस गार्ड ड्यूटी पर थे और उनके क्वार्टर्स में 2 चपरासी अलग अलग शिफ्ट में रहते थे। इसलिए यह संभव नहीं कि मृत्युंजय ने जबरदस्ती उनका रेप किया हो। बीबी बिस्वास के इस बयान पर भी कोर्ट को संशय था कि मृत्युंजय यादव ने उन्हें धमकी दी थी। बीबी बिस्वास ने अपनी गवाही में कहा था कि 26 जुलाई 1997 को मृत्युंजय ने घर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद मृत्युंजय को घर आने और परिवार के किसी भी सदस्य से बात ना करने के लिए कहा गया, जिसका पालन करते हुए वो वापस लौट गया। चंपा बिस्वास ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया कि मानवाधिकार आयोग को दिए अपने आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्होंने अपने पति के पैर पकड़कर अपनी गलती कबूल की और वादा किया कि उनके द्वारा किए गए पापों को दोहराया नहीं जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने हेमलता यादव की संलिप्तता पर चर्चा की। बचाव पक्ष ने कोर्ट के सामने यह तर्क दिया कि यह कल्पना में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक मां अपने बेटे को बिना किसी विवाहित महिला का रेप करने की अनुमति देगी। कोर्ट ने इसे स्वीकार भी किया। कोर्ट में यह भी तर्क रखा गया कि 7 सितंबर 1995 को जब पहली बार चंपा का रेप हुआ, बकौल चंपा उसके बाद 8 सितंबर 1995 को हेमलता यादव उनके क्वार्टर में गई और उन्होंने चंपा बिस्वास को अपने बेटे से शादी करने की सलाह दी। हेमलता यादव के पक्ष में यह दलील दी गई कि अगर वास्तव में ही उनका इरादा शादी का था तो वो अपने बेटे को चंपा का बलात्कार करने की सलाह क्यों देती। कोर्ट के मामले में कुछ और अहम बातें सामने आई, जैसे चंपा बिस्वास ने मृत्युंजय यादव पर बलात्कार का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट को कई बातों पर शक हुआ। चंपा और उनके पति बीबी बिस्वास 2 सितंबर 1995 को उस फ्लैट में आए थे, ये उनकी गवाही और एफआईआर से साफ है। लेकिन 7 और 8 सितंबर की घटनाओं पर संदेह है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला कि चंपा मृत्युंजय के साथ क्वार्टर में गई थी। अगर यह सहमति से नहीं हुआ तो ये घटनाएं असंभावित लगती हैं। हेमलता की भूमिका पर भी सवाल उठे। हेमलता मृत्युंजय की मां उसी परिसर में रहती थी। अगर वो चाहती थी कि उनके बेटे का चंपा के साथ संबंध हो तो उन्होंने अपना क्वार्टर क्यों नहीं दिया, ये सवाल उठता है। चंपा और रीता के रिश्ते पर भी सवाल उठता है। चंपा और बीबी बिस्वास रीता गुप्ता और उनके पति जुगल किशोर गुप्ता को उस क्वार्टर से हटाना चाहते थे, लेकिन अगर हेमलता और मृत्युंजय ने उन्हें धमकी दी थी तो सिर्फ 5 दिन में चंपा का उनके क्वार्टर में जाना मुश्किल लगता है। चंपा और मृत्युंजय की तुलना पर भी कोर्ट ने संशय जताया। चंपा शादीशुदा थी, सिर्फ मैट्रिक पास थी, जबकि मृत्युंजय पढ़ा लिखा था, आकर्षक और अच्छे भविष्य वाला शख्स था, जैसा चंपा ने खुद कहा। इससे कोर्ट को लगा कि चंपा के दावों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि यह मामला मीडिया और नेताओं ने उछाला। बीबी बिस्वास ने बताया कि सुशील कुमार मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। मानवाधिकार आयोग को भी पहले शिकायत की गई थी, जिससे लगता है कि यह मामला नेताओं के उकसावे पर दर्ज हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा और भी कई संदेह थे, जैसे बीबी बिस्वास के 2 चपरासी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक क्वार्टर में थे। डीआईजी का हाउस गार्ड भी वहीं था। ऐसे में धमकी देकर सहमति लेने का दावा संदिग्ध लगता है। अगर धमकी नहीं थी तो मृत्युंजय और उसकी मां पर बलात्कार या साजिश का कोई केस नहीं बनता। अंत में पटना हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच की जस्टिस मंधाता सिंह ने दोनों की अपील को स्वीकार करते हुए 2002 में निचली अदालत द्वारा पारित दोष सिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट द्वारा 2010 में मृत्युंजय यादव और उनकी मां हेमलता यादव को बरी कर दिया जाता है। इस तरह से बीते 1 दशक से चले आ रहे इस हाई प्रोफाइल मामले को हाईकोर्ट द्वारा एक कंसेंशुअल अफेयर बताया गया। इस फैसले के बाद मृत्युंजय यादव ने कहा था कि भाजपा और आरजेडी की आपसी लड़ाई में उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। जिस वक्त की यह घटना बताई जाती है उस वक्त वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पढ़ते हुए यूपीएससी की तैयारी करते थे। इन सालों में उनके कई दोस्त अधिकारी बन गए, लेकिन इस पॉलिटिकल राइवलरी में जेल काटने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि इस घटना से 3 साल पहले मृत्युंजय यादव पर एक नेता की बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगा था। पुलिस ने मृत्युंजय को हिरासत में भी लिया था,
लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इस आरोप को भी मृत्युंजय यादव ने खारिज करते हुए कहा था कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें हिरासत में लिया था। खैर, इस केस के बाद चंपा बिस्वास का क्या हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता। वो कहां है, कोई नहीं जानता। रही बात उनके पति बीबी बिस्वास की, तो 53 साल की उम्र में किडनी फेलियर के चलते उनकी मौत हो गई थी। केस के मुख्य आरोपी बनाए गए मृत्युंजय यादव भी सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। चंपा बिस्वास के साथ वास्तव में क्या हुआ था, इसकी सच्चाई या तो वो जानती हैं या मृत्युंजय यादव। लेकिन अगर कोर्ट के फैसले को सच्चाई माना जाए तो यह मामला सहमति से संबंध बनाने का था, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी नजर आता है। लेकिन एक बात जो आज भी साफ है वो ये है कि जब जब बिहार में लालू राज के दौरान जंगल राज की बात होती है, तो आज भी उनके विरोधी चंपा बिस्वास के मामले को उछालने से परहेज नहीं करते। 90 के दशक में बिहार नरसंहारों से त्रस्त था, लेकिन इस एक घटना ने जंगल राज का नैरेटिव ज्यादा स्थापित किया, क्योंकि यहां रेप का इल्जाम किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि एक आईएएस की पत्नी ने लगाया था। तो यह था बिहार के चर्चित चंपा बिस्वास रेप कांड से जुड़ा मगध साम्राज्य का पूरा एपिसोड, जिसे लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अभिषेक ने। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ में यह भी बताइएगा कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं। आखिर सच कौन बोल रहा था? तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।